ईपेक प्रीफेब टेक्नोलॉजीज, जी हाँ, ये आईपीओ कल खुलेगा बाजार में, 24 तारीख को, बंद होगा 26 तारीख को। प्राइस बैंड तय हुआ है 194 से 204 रुपये का, और 73 शेयरों की लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इश्यू साइज जो है वो 504 करोड़ की है। 300 करोड़ का फ्रेश इश्यू होगा और 204 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। 2050 करोड़ का मार्केट कैप होता है कंपनी का ऊपरी प्राइसमेंट पर। दो खास मेहमान से मुलाकात करें और उनसे जानेंगे कि कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, किस तरह का कारोबार है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ संजय सिंघानिया साहब, जो 1999 से कंपनी के साथ जुड़े हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। स्विनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया से आपने एमबीए किया है। ईपीएस पैकेजिंग और प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग इंडस्ट्री की आपको 25 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस है, लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। एक और ख़ास मेहमान है हमारे साथ निखिल बोथरा साहब, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी के। आपने नॉटिंघम यूनिवर्सिटी ब्रिटेन से मैनेजमेंट स्टडीज़ में ऑनर्स हासिल की डिग्री। एसपी जैन इंस्टीट्यूट से आपने फैमिली मैनेज बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा किया है, और कंसल्टेंट और प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग इंडस्ट्री का आपको भी 12 साल से ज़्यादा का अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सिंघानिया साहब, शुरुआत आपके साथ की जाए, ज़रा समझाएं कंपनी का बिजनेस मॉडल, एग्जैक्टली कामकाज क्या है आपका। तो धन्यवाद अनिल जी। नमस्कार। तो ईपैक प्रीफैब का जो बिजनेस मॉडल है, हम लोग प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्पेस में ऑपरेट करते हैं। कंपनी प्रीफैब बिल्डिंग्स बनाती है। सो प्रीफैब का जो कंसेप्ट है, जैसे कि आपके दर्शकों को पता होगा, आजकल जो कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी है, इसमें काफ़ी रफ्तार से जब काम करना होता है, तो नई एज टेक्नोलॉजी है प्रीफैब टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग जब बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो हमारी बिल्डिंगें जो होती हैं, वो डिज़ाइन होने के बाद उसके जो पार्ट्स होते हैं वो फैक्ट्री में बना के और सिर्फ साइड पे ले जाके नट बोल्टिंग और असेंबली करते हैं। तो बिल्कुल ड्राई वॉल टेक्नोलॉजी से काम होता है और काफ़ी रफ्तार से काम होता है। और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि रफ्तार के अलावा जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, वो 15 से 20% जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है उससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो हमारी जो ये कंपनी है ईपैक प्रीफैब, इसका लास्ट ईयर का रेवेन्यू जो है वो 1134 करोड़ रुपए का था, और उसमें से 85% जो बिजनेस आया हमारा वो प्रीफैब के द्वारा आया, और 15% जो बिजनेस है हमारा एक पैकेजिंग वर्टिकल है। हमने एक पैकेजिंग कंपनी की तरह शुरुआत करी थी कंपनी की, तो 15% वहां से आया बिजनेस। स्पेशली अगर देखें तो हमारी बिजनेस की खास बात ये रही है कि लास्ट 4 सालों में हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो CAGR ग्रोथ है, वो पीबी इंडस्ट्री की मतलब पीबी इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो उससे 5 गुना रही है। हमारी एवरेज CAGR जो है लास्ट 3 से 4 सालों की, वो 50% प्लस रही है। तो ये काफ़ी यूनिक है हमारी इंडस्ट्री में। संजय जी, ये भी समझाएं कि आपका जो एक और लिस्टेड कंपनी है ईपैक ड्यूरेबल, वो आप ही की ग्रुप कंपनी, राइट? उनके साथ किसी तरह का कोई मतलब आप उनकी होल्डिंग कंपनी है या किसी तरह की कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्रॉस शेयर होल्डिंग है क्या, किस तरह का रिलेशन है? ये हमारी जो पहली कंपनी जो लिस्ट हुई थी लास्ट ईयर, ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड, वो एक सेपरेट एंटिटी है और ये सेपरेट एंटिटी है। दोनों एंटिटीज के कॉमन सिर्फ प्रमोटर्स हैं। वहाँ पे 4 हम लोग प्रमोटर्स हैं और यहाँ पे भी 4 प्रमोटर्स हैं। बट एज फार एज क्रॉस होल्डिंग इज कंसर्न, कोई भी कंपनी के एक दूसरे में क्रॉस होल्डिंग नहीं। बात है। सो दोनों कंपनी इंडिविजुअली शेयर होल्डर हैं, प्रमोटर सेम हैं, और मैनेजमेंट दोनों का मतलब काफ़ी हद तक अलग है। ठीक बात है। निखिल जी, चूँकि आपने बताया कि आपके 2000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, इन कस्टमर्स के साथ किस तरह के आपके एग्रीमेंट होते हैं? शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? और ये जो आपके कस्टमर्स हैं आपको किस तरह से मिलते हैं? बिडिंग प्रोसेस से होता है या जस्ट वो सेलेक्ट करते हैं कि हमें ये प्रीफेब वाला काम ईपैक से करवाना है किसी और से? जैसा संजय जी ने बताया कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो क्विक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स होती हैं। तो इसमें हम लोग मेजरली हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो या तो फैक्ट्री बिल्डिंग्स होती हैं या वेयरहाउस बिल्डिंग्स होती हैं या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं। तो अगर हम बात करें कि एवरेज अगर 1 लाख 1.5 लाख स्क्वायर फीट की कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है या वेयरहाउस बिल्डिंग है, वो लगभग 4 से 5 महीने का टाइम लगता है उसमें कंप्लीट होने में। और जो एग्रीमेंट हमारा बड़ी बिल्डिंग्स के लिए होता है, लगभग कोई 5 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर की बिल्डिंग है, तो लगभग 7 से 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। दैट इज द जनरल एग्रीमेंट दैट वी हैव। थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स हैं, लाइक वो कोई हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या कोई यूनिक बिल्डिंग है, कोई कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा भी हो सकता है, लगभग 12 महीने। बट कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हमारे पास ऐसा नहीं है जो 12 महीने से ऊपर का प्रोजेक्ट हो। मेजरली एवरेज हमारे जो प्रोजेक्ट साइज होते हैं वो
6 to 8 मंथ्स में कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा एग्रीमेंट बिडिंग प्रोसेस है, वो बेसिकली 3 फेजेस में होता है। पहला जो है वो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे जो कस्टमर है और उनके कंसल्टेंट है, वो सारी कंपनीज को जज करते हैं और उसमें प्री क्वालिफाई करते हैं कंपनीज को कि कौन सी कंपनी इस प्रोजेक्ट में बिड कर सकती हैं या प्री क्वालिफाई कर सकती हैं। उसमें वो देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमारा जोग्राफिकल प्रेजेंस क्या है और हमारी कैपेसिटीज क्या हैं, उसके हिसाब से वो सेलेक्ट करती हैं। फिर हमारा एक एस्टिमेशन डिपार्टमेंट है, एक डिजाइन डिपार्टमेंट है, जिसमें लगभग 100 लोग हैं। वो एस्टिमेट करते हैं इस बिल्डिंग में कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील लगेगा, कितने एक्सेसरीज लगेंगे, क्या लगेंगे। उसके बेसिस पे हम कॉस्टिंग करके बिडिंग करते हैं, देन फाइनली नेगोशिएट होके वो प्राइस क्लोज किया जाता है। के लिए इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब एक चीज़ और बोथरा साहब ये बताएं कि आपकी जो नई फैसिलिटी आ रही है अलवर राजस्थान में, इससे कितनी कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, कितना वहाँ निवेश कर रहे हैं, क्या आईपीओ में से कुछ पैसा वहाँ पर भी जा रहा है, इसका कंप्लीशन के बाद आपके फाइनेंशियल में कब असर दिखेगा इसका? राइट। तो जैसे अभी हम देखें तो 300 करोड़ का हम जो है फ्रेश इशू कर रहे हैं, जो कंपनी में पैसा आने वाला है। इसमें से 300 करोड़ को 3 बकेट में अगर हम डिवाइड करें, इसमें 160 करोड़ जो है वो केपेक्स में जाने वाला है। 160 करोड़ में से 100 करोड़ हम गहलोत इंडस्ट्रियल एरिया में सैंडविच पैनल लाइन लगाने वाले हैं, दैट इज अ ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन। और लगभग 60 करोड़ जो है हमारा आंध्रा में जो प्लांट है, वहां पे हम स्टील स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन की कैपेसिटी इंक्रीज करने वाले हैं। तो लगभग अगर हम देखें जो टाइम पीरियड है हमारा इसका, तो जो गहलोत में हम सैंडविच पैनल लाइन लगा रहे हैं, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको ऑपरेशनल करने का। और जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्टील स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन का जो एनहांसमेंट हम मम्बाटू प्लांट आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं, वो इस फाइनेंशियल ईयर लास्ट क्वार्टर में हम उसका डिप्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है। ये केपेक्स के अलावा जो है हम लगभग 70 करोड़ जो है हमारा डेट रिपेमेंट में करने वाले हैं, जिससे हमारा फायदा जो है वो नेट डेट जो है वो कम हो जाएगा हमारा, और उससे हमारा नेट प्रॉफिट जो है पैट वो इंक्रीज उसके चांसेस इंक्रीज करने के होंगे, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट जो है काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा जो बैलेंस 70 करोड़ है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक बात है। संजय जी, जरा मार्जिन्स के बारे में बात करूंगा। एबिटा मार्जिन्स आपके 8% से 10.5% के आसपास पहुंचे हैं। पैट मार्जिन भी 3.5% से 5.25% के आसपास आए हैं। वैसे तो ये आपका लो मार्जिन बिजनेस है, लेकिन क्या आपको लगता है क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल हैं जो 2 साल में काफ़ी बढ़े हैं, और क्या इसमें और सुधार की गुंजाइश है? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लो मार्जिन बिजनेस है, बट एक्चुअली देखें तो स्टेबल मार्जिन बिजनेस है रादर ये। जैसे कि 10.5 से 11% का भी हमारा एबिटा मार्जिन चल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हमारा जो मार्केट को इंडिकेशन है वो सेम लेवल ऑफ एबिटा मार्जिन का है। बट अगर आप देखेंगे तो इस बिजनेस में ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। हमारी इंडस्ट्री में इतनी जबरदस्त टेलविंड है कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 15% के आसपास, 15 से 17%, और हम ग्रो कर रहे हैं 50%। सो ग्रोथ का मोमेंटम रहने वाला है हमारी कंपनी में भी, इस साल भी रहेगा वो मोमेंटम। और इफ वी हैव टू चूज बिटवीन ग्रोथ एंड मार्जिन, तो हम लोग हमेशा ग्रोथ को चूज करते हैं। हमारा आइडिया ये है कि हमें मार्केट शेयर बढ़ाना है, मार्केट में अपने अपने आप को विस्तार करना है। पैन इंडिया प्लेयर ऑलरेडी हम बन चुके हैं पिछले 3 सालों में, और आगे हम एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी बहुत देख रहे हैं अपने बिजनेस में। सो वी विल चूज ग्रोथ ओवर मार्जिन एनी डे। ग्रोथ ज़्यादा बेहतर है, मार्जिन तो स्टेबल रहेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो निखिल जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आपका एक बड़ा शेयर होल्डर है। क्या वो आईपीओ में कुछ स्टेक बेच रहे हैं, या आगे उनका अपनी स्टेक को लेकर क्या प्लान है, इस पर थोड़ा अगर आप बता पाएँ? हाँ, इसमें जो हमारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है वो जीईएफ है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फंड, दैट इज इंटरनेशनल फंड। उनके पास लगभग अभी 12% के आसपास, 12-12.5% के बीच में स्टेक है। बट वो जैसे उनसे बात हुई है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और अभी उनका कोई स्टेक सेल का इस आईपीओ के दौरान कोई विचार नहीं है। कि इन्वेस्टेड रहने का विचार उनका है। एक और जो बताएं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर आप बताएं कि जनरली आपकी 30 से 70% की रेंज में है। निखिल जी, आप बता सकते हैं क्या ये रेंज ठीक है, या इसमें और स्कोप है आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में यूटिलाइजेशन बढ़ने का, और नई जो फैसिलिटी आप लगा रहे हैं उसमें किस तरह का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का आपका टारगेट है? राइट, जैसे कि हम लास्ट ईयर में देखें हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्लांट वाइज अगर हम देखें, नॉर्थ में जो हमारा नोएडा में प्लांट है
उसकी लगभग 80 to 90% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी चल रही है। जो हमारा गहलोत में स्टील स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन यूनिट है, उसकी कैपेसिटी भी लगभग 60 से 70% के आसपास चल रही है। लास्ट ईयर हमने गेलो जो अपना साउथ इंडिया प्लांट है मंबाटू में, आंध्रा में, उसका कैपेसिटी एनहांसमेंट फेजेस में किया था। उसकी यूटिलाइजेशन लास्ट ईयर में कम दिख रही है, बट इस साल अगर हम देखें अभी जो चल रहा है, उसमें हमारी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है साउथ रीजन में, और ऑर्डर बुक के नाते हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है साउथ प्लांट में वो भी काफी अच्छा दिखेगा। गोइंग फॉरवर्ड जैसे संजय जी ने बताया कि हमारा पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी रहा है, हमारा ग्रोथ स्ट्रेटेजी रहा है, तो हमारा ऑर्डर बुक टेलविंड के हिसाब से काफी स्ट्रांग चल रहा है ऑलरेडी। लास्ट ईयर एंड की बात करें अगर हम लोग, तो लगभग 950 950 करोड़ के बीच का हमारा ऑर्डर बुक था, क्लोजिंग ऑर्डर बुक, जो हम लोग अगले 8-9 महीने में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और इसके अलावा बैलेंस हमारा एवरी वीक एवरी मंथ हमारे ऑर्डर बुकिंग चल रही है। और साउथ में नॉर्थ में दोनों जगह हम देखें, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स वो काफी इक्वल रहा है, मतलब वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारा बहुत स्ट्रांग है। ईस्ट में थोड़ा मार्केट जो है स्लो है बिकॉज ऑफ ज्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट उस लार्ज स्केल में नहीं हो रहा है जैसा हम लोग वेस्ट में या साउथ में देखें। तो गोइंग फॉरवर्ड हमको लगता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा काफी इंप्रूव होना चाहिए। ठीक बात है। तो चलिए, ऑलरेडी आप कुछ जगह तो 90% कैपेसिटी पे कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी और संजय जी, आप दोनों का। हमें समय दिया आपने और अपने आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में विस्तार से आपने दर्शकों को अपनी जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। और कल आपका आईपीओ खुलने जा रहा है, शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि कैपिटल मार्केट में आपकी पारी दमदार साबित हो। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे आपका ईपैक ड्यूरेबल्स का जो आईपीओ आया था और उसके बाद उसमें भी एक अच्छी तेज़ी बनी, इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ बनी, ऐसी वेल्थ आप ईपैक प्रीफेब में भी बनाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं।